ईरान के पास ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया के पास वो हथियार नहीं है। अब आपको लग रहा होगा रजा भाई ईरान की तारीफ में तो पागल हो गए हैं। ना 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 ना, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। अंधभक्तों का और इजराइल का नाजायज बाप अमेरिका कह रहा है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। हजरत मोहतरम, इंडिया टुडे से लेकर दुनिया के तमाम अखबारों में हड़कंप मच गया है, छप चुका है कि ईरान के पास प्लाज्मा वेपन है। ईरान दुनिया का वाहिद पहला ऐसा देश बन गया है जिसने प्लाज्मा हथियार हासिल कर लिया है। प्लाज्मा हथियार एक ऐसा हथियार है जिसकी गर्मी से दुनिया का कोई भी पदार्थ पिघलाया जा सकता है। अब तक यह हथियार किसी के पास नहीं था और स्काई फाई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर अब तक इन हथियारों को देखा जा सकता था। लेकिन इस हथियार को बनाने के लिए गैस और जिन चीजों की जरूरत होती है वो भारी मात्रा में ईरान के पास है। दुनिया परमाणु परमाणु और परमाणु और परमाणु करती रही, उधर ईरान ने प्लाज्मा वेपन तैयार कर लिया है। यह दावा अमेरिका ने किया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हटी पड़ी है, एकदम पड़ी है, और समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करे क्या। इसके बाद इजराइल भी सख्ते में आ गया है कि क्या करें। लेजर वेपन, परमाणु हथियार से भी आगे की चीज अगर कोई बताई जाती है, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको प्लाज्मा वेपन ही बताया जाएगा जो कि ईरान के पास है। ईरान ने यानी वो बात सच कर दी है जिसमें वो कह रहा था कि हमारे पास तो ऐसे हथियार हैं कि अगर हम दिखा दें तो दुनिया चकड़िया जाएगी कि ये क्या चीज है। अब इसके बाद अमेरिका परेशान है, इजराइल परेशान है और ईरान के जितने भी दुश्मन हैं सब हैरत में पड़े हैं कि ये प्लाज्मा वेपन कैसे बना लिया है। प्लाज्मा वेपन एक हथियार ऐसा है जो लेजर की तरह है। उसमें से ऐसी आग या ऐसी तपिश निकलती है जिससे दुनिया का कितना भी खतरनाक मेटल हो उसको कुछ ही सेकंड के अंदर पिघलाया और तबाह किया जा सकता है। अब आप सोच के रखिए कि अगर ईरान इतना कमजोर है तो मुझे बताओ, अपनी नेवी अमेरिका ने 25%, अमेरिका ने अपनी नेवी की 25% ताकत ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। ईरान के बेहद करीब यूएसएस कार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। कई साल ऐसा नहीं है, देखिए हमने बचपन से शिया सुन्नी देखा है, सीखा है। जुमे की नमाजों में अपने इमाम से शिया सुन्नी सुना है बेहतरीन लेवल पर। हम बड़े होते गए, हमारी आपस की नफरत बढ़ती गई, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हम बड़े हो जाएंगे और बड़े होते होते पता चलेगा कि असली दुश्मन तो कोई और, हम तो भाई हैं। जहां आज भारी मात्रा में दुनिया, खुद अरब के देश भी अब ईरान से पंगा नहीं लेते। फिलिस्तीन के लोग ईरान को शुक्रिया अदा करते हैं। भाई फिलिस्तीन के लोग सुन्नी हैं, लेबनान के लोग भारी मात्रा में सुन्नी, सीरिया के लोग भारी मात्रा में सुन्नी। तवज्जो है, लेकिन उनके लिए लड़ने मरने और अपना नुकसान करने वाला ईरान शिया मुल्क। यह चीज अब इंटरनेट के जरिए जब सुन्नियों को समझ में आई, हम जैसे तमाम लोगों को समझ में आई, तो हम लोगों ने ईरान को उसके धर्म या उसके धार्मिक मानसिकताओं के ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। हमने उसको जियो पॉलिटिक्स के लेवल पर कबूल किया कि हाँ इसकी पॉलिटिक्स अच्छी है। बंदा नहीं झुकता तो नहीं झुकता, कुछ भी हो नहीं। जहां हमने अरब और ईरान को कंपेयर किया, दुनिया ने देखा, महसूस किया कि भाई अरब की जो ये गवर्नमेंट है ये सही नहीं है भाई। खासकर फिलिस्तीन के मामले में सब क्लियर हो गया। लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में ऐसे तथाकथित मुसलमान हैं जिनको ईरान का नाम पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मां ने उनको दूध पिलाते ही सिर्फ शिया और दूसरी कम्युनिटी माइनॉरिटी से नफरत करना सिखाया। आज हम कहां पर हैं भारत में, देख लो। ये मैं कह रहा हूं हमारे घर की लड़ाई है कि आप सहाबा पे लड़ो, पैगंबर पे लड़ो या किसी और पर लड़ो। हमारे वो घर के अंदर का है मामला। हम हैं तो सगे, दो सगे भाइयों में मार कुटाई हो जाती है, क्या रिश्ता खत्म हो जाता है? बुरे वक्त में वो एक हो जाते हैं। लाखों केसेस आपने खुद देखे होंगे, दो सगे भाई जिंदगी भर लड़ते रहे, हमेशा लड़ते हैं, 12 माह लड़ते हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी की जान पर बनाती है ना तो दोनों ऐसे मिल जाते हैं कि दो जिस्म एक जान, और दुश्मन की ऐसी की तैसी की ऐसी कर देते हैं। लेकिन भारत के मुसलमान, ईरान का नाम लेना नहीं। तो भाई एक बात बताओ, अरब के टट्टी, तुम्हारा अरब क्या कर रहा है? आज मोहम्मद बिन सलमान एक्शन में आ जाए, पूरी दुनिया का ईरान खुद सऊदी के आगे झुक जाएगा कि हाँ जी भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जो आज ईरान की इमेज है लाख गुना वही काम करके सऊदी अरब की हो सकती है। तुर्की से उम्मीद थी ना दुनिया के तमाम मुसलमानों को, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। यही बात मैं सच बोल देता हूं और सच बात की लड़ाई है। सच बोलता हूं, सच बात की लड़ाई है। बस आकर यूं खबर सुनाकर चला जाऊं। लोग भाई जब यूट्यूबर बना तो मोहल्ले के लोगों को चुभने लगा, खानदान के लोगों को चुभने लगा। मुसलमानों की यह खासियत है कि अपने में से कोई तरक्की करता है तो सबके चूतर में कांटा चुभने लगता है। और हमारे यहां तो बहुत, मेरे आसपास तो बहुत ये हुआ। बचपन में जो गली के कुत्ते झुंड में पकड़कर मुझे टपरी मार दिया करते थे, और मेरे बड़े होने तक और यहां तक पहुंचने तक अभी भी गली के चौराहे पर टपोरियों की तरह खड़े होकर बेरोजगार, शादी हो गए, 2 बच्चे हो गए, लेकिन बेरोजगार हैं, आज भी वहीं बेगैरती की तरह खड़े रहते हैं, काम धंधा है नहीं। आज तो वो मेरे पीछे नहीं पड़ सकते, लेकिन आज उनका शिकार कोई और है। आप समझ रहे हो? जब आप, ये मेरी कहानी नहीं है, हर मुसलमान की कहानी है जो बेचारा कामयाब जैसे तैसे हुआ। खुद सट्टे ब्याज और जुए का काम और दूसरे की जमीन हड़प कर हराम का मकान, 5 टाइम के नमाजी। और जब इमाम साहब बयान देते हैं हराम और हलाल पर, हराम खाने वाला सबसे ऊंचा हाथ उठाता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कह दिया किबला साहब,
तवज्जो है? सच बोलता हूं तो लड़ाई हो जाती है। बचपन से ही मुंह फट आदमी हूं मैं। अल्लाह ने जिस्म में इतनी ताकत दी हो या ना दी हो, जिगर में बहुत दी है, और मेन जिगर ही होता है, वरना इतना बॉडी फुला लो 2.5 इंच की गोली में आदमी खत्म। हजरात, ये अपनी कहानी मैं आपको और अपने जैसे भाइयों को इंस्पायर करने के लिए बताता हूं कि हमेशा सच बोलो और सच का साथ दो, क्योंकि अगर आप सच के साथ होगे, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। मैं बताता हूं, आज आपको इसी वीडियो में बताता हूं, मैं ऐसे घर से निकला हूं जिस घर को हमेशा खानदान ने ही दबाया, हमेशा मोहल्ले ने। इमाम के लड़के को तो, और इमाम को तो, पहली बार खुलासा कर रहा हूं, मौलाना के बेटे को, जी हां सही सुना, मैं इमाम का बेटा हूं। मेरे बाप ने 27-28 साल एक ही मस्जिद में इमामत की और आज भी कर रहे हैं। और किस किस सर्कमस्टेंसेस में की है मुझे पता है। क्या तनख्वाह होती है मुझे आज भी याद है, 2-2.5 हजार तनख्वाह। और आज भी मेरे बाप की 15 से 18 हजार तनख्वाह, वो भी जब मेरी वालिदा पढ़ाती हैं बच्चों को तब जाकर। मेरे माँ बाप मौलवन जिसे आप कहेंगे और मौलाना इमाम दोनों मेहनत करते हैं, तब जाकर 18,000 2025 की तारीख में तनख्वाह है आज भी। आप समझ रहे हो? और आसपास जितनी कमेटियां आई, जितने लोग आए, सबने यही चाहा कि अब तो हम सदर सेक्रेटरी हैं, मौलाना वही मिंबर से बयान दे जैसा हम चाहते हैं। मोहल्ले के जो मोटा चंदा देने वाले लोग, उन्होंने यह बर्दाश्त कभी नहीं किया कि मौलाना का लड़का अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्टल में पढ़े, या मौलाना का लड़का ये सैमसंग का फोन कैसे चला रहा है, मौलाना का लड़का ये जींस पहन के कुछ। यह समाज की वो कमियां बता रहा हूं, हम मुसलमानों की वो कमियां बता रहा हूं जो आज आप में से कोई वीडियो देख रहा होगा बेचारा, वो ये झेल रहा होगा। हमेशा दबा, यहां तक कि इमाम होते हुए 5 वक्त की नमाज मेरा बाप 27-28 साल तक पढ़ाता रहा। बुरे वक्त में फिर भी ये कौम खड़ी ना हुई मेरे बाप के साथ। पता है आपको मैंने क्या क्या झेला है और यहां तक कैसे पहुंचा हूं? नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता। मैं कभी कहता ही नहीं। ये चीज भी मैंने अपने बाप से सीखी। सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो, खामोश रहो, ताकि रिश्ते खराब ना हो। लेकिन ये सहते सहते भी कौन से रिश्ते बच गए। मेरी दादी की मौत हुई, खानदान में मौत हुई, मेरे बाप ने नमाज नहीं छोड़ी, जमात नहीं छोड़ी कि नहीं मैं यहां से अपनी मां के इंतकाल में गया या फलाने के इंतकाल में खानदान में गया, शादी में गया, ब्याह में गया, यहां नमाज की दिक्कत हो जाएगी, यहां जमात नहीं होगी। मिला क्या? तब भी लोगों को मौलाना के लड़के से दिक्कत। 28 साल में एक मकान न ले सका मेरा बाप, और 28 साल किसी शहर में रहकर एक जगह काम करके एक बंदा फ्लैट तक न ले सके, तो दोस्तों वो ईमानदार है, ये याद रखिएगा। आज अल्लाह ने वतो इज़्ज़ु मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा, जो इज्जत दी, जो बाप ने सहा, शायद उसके सब्र का फल ये कि उनकी आवाज मुझे मिली, उनकी तकरीर, उनके बयानात, उनके बोलने का फल मुझे मिला, सिर्फ वही मिला। मैं बिल्कुल नेक इंसान नहीं हूं, मैं घटिया तरीन इंसान मानता हूं, मैं बुरा हूं, मैं दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन एक चीज तो बाप से मिली। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कई ऐसे बेचारे होंगे जिन्हें आप में से कई लोग दबा रहे होंगे। मत दबाओ भाई, मत दबाओ, दिल से बहुत हाई निकलेगी। बाप मेरा मौलवी रहा, और बाप को परेशान करने के लिए एक वक्त वो भी आया, जो भी 5 साल पुरानी बात नहीं है, जब मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर चुका था। उस दौरान मेरे घर पर, और समझो इमाम के, उस मोहल्ले के इमाम के घर पर उन्हीं लोगों ने हमला किया जो मुसलमान और मेरे बाप के पीछे उनके बाप दादाओं ने नमाज पढ़ी। हमला किया भाई, अगर मैं उनके उस वक्त हाथ लगता तो मेरा कत्ल कर देते। और बात राई के बराबर छोटी, क्योंकि पैसा था उनके पास, कमेटी के मेंबर थे वो लोग। धमकाया गया, डरा, इतना प्रेशर, इतना। एक इज्जतदार आदमी और खासकर इमाम का जब अम्मामा और टोपी उछाली जाए ना भाई, तो उसके लिए वही जिंदा मौत होती है। जीते जी मेरे बाप को मार दिया इन लोगों ने। आज भी उनकी दिमाग से लेकर जिस्म, उनके ऊपर अटैक जो हुआ वो नसों का अटैक हुआ। अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। किसकी वजह से? 27 साल 28 साल एक जगह काम करके इस कौम ने, इन लोगों ने मेरे बाप को क्या दिया और मुझे क्या दिया? जो दिया अल्लाह ने दिया। आज वही लोग, मैं यहां तक पहुंच गया हूं, उनको पसंद नहीं है कि यार ये बोल रहा है। याद रखना, मैं हमेशा इशारा करता हूं, मुझे गैरों से खतरा नहीं है, अपनों से खतरा है। चाहे घर पर पुलिस आए, चाहे एटीएस उठाकर लेके जाए, चाहे क्राइम ब्रांच उठाकर लेके जाए, मेरे मोहल्ले के लोगों ने और उन खास लोगों ने जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, हमेशा खुशियां ही मनाई हैं। खुश हुए हैं अंदर गया। खुद के बच्चे निठल्ले, आवारा, बेरोजगार और गलत धंधों में लिप्त, जिनके सबूत भी मेरे पास, लेकिन कभी मैंने उनकी तरफ पलटवार नहीं किया। इतनी ताकत, इतनी शोहरत, और अल्लाह ने इतना नाम दे दिया, इसके बावजूद मैं एक बार इशारा कर दूं और एक बार वीडियो में बोल दूं तो कानूनी रूप से भी इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा और सामाजिक रूप से भी उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिजनेस तो ठप होगा ही। मैं क्या क्या कर सकता हूं वो मुझे पता है, लेकिन कभी मेरे बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बदला लेने की नियत से कोई अमल करूं, उसमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। बहरहाल, आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के बीच अगर ऐसा कोई है जिस पर आप जुल्म कर रहे हो, भाई दिल साफ कर लो। हाय लगेगी बहुत बुरी, और वक्त पलटता है। वक्त की यही बात है, वक्त पलटता है। मैं खुद आज खुला, मैं तो चुप हूं, खामोश हूं, बल्कि मैं बिल्कुल वही रणनीति, इंटरनेशनल पॉलिसी अपनी जिंदगी में अपनाता हूं। मैं हूं ताकत में, मेरे पास बहुत अच्छे सोर्सेज हैं,
चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे दूसरा वाला हथकंडा हो। लेकिन मैं अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक ये सामने से मुझसे पंगा नहीं लेंगे। मैं हूं इंतजार में, ऐलान कर रहा हूं, मुझे पता है वो देख रहे हैं। इस बार अटको तो सही। एक अकेला तुम पर इतना भारी पड़ेगा कि यहां से लेकर जहां तुम जाकर छुपते हो ना अपने शहर से निकल के, वहां तक रास्ता हाथ नहीं आने दूंगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर से कह रहा हूं, लड़कियां भी हैं हमारी कौम में, लड़के भी हमारी कौम में जो बेचारे सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मत करो उन्हें परेशान, मत करो उन्हें टॉर्चर।